नमस्कार दोस्तों। आज की इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। हम जानेंगे एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बचपन के अनसुने किस्सों के बारे में जिन्होंने उनके विचारों की वो मजबूत बुनियाद रखी। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक नन्हा सा बालक आगे चलकर देश की क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। शुरुआत करने के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है, जहां उस उम्र के बाकी बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। वहीं ये बच्चा क्या कर रहा है? वो खेत की जमीन में बड़ी ही बारीकी से, एकदम पूरे ध्यान के साथ छोटे छोटे तिनके गाड़ रहा है। अब ये देखकर किसी के भी मन में यही सवाल आएगा ना कि आखिर इतना छोटा बच्चा खेत की मिट्टी में ये तिनके क्यों बो रहा है? और इस सवाल का जो जवाब उस बच्चे ने दिया ना, सच कहूं तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब पिता ने बड़ी हैरानी से पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तो उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से लेकिन एकदम दृढ़ आवाज में कहा, बापू, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकूं। जी हाँ, ये जवाब किसी और का नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह का था। सोचिए, महज 3 साल की उम्र में दिया गया ये जवाब उनके फौलादी इरादों की एक स्पष्ट झलक था। अब आते हैं उनके जन्म और परिवार पर। विद्रोह की विरासत, एक क्रांतिकारी परिवार। तो बात है 28 सितंबर 1907 की। लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक संधू जाट परिवार में भगत सिंह का जन्म होता है। ये परिवार पहले से ही अपने बगावत और खुददारी के लिए मशहूर था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि बिल्कुल उसी दिन, जी हाँ, बिल्कुल उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर घर लौटते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इतिहास की एक बहुत बड़ी पटकथा की जैसी शुरुआत थी। और इस अद्भुत संयोग का उनके परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ा। जन्म के दिन ही पिता और चाचा की इस तरह रिहाई को देखकर उनकी दादी ने नवजात शिशु का नाम रखा भागोवाला, जिसका मतलब होता है भाग्यशाली या किस्मत वाला। मतलब जन्म के पहले ही दिन से उनका भाग्य देश के स्वतंत्रता संग्राम और उनके परिवार के उस लंबे संघर्ष के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया था। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का उनके लालन पालन पर सीधा असर पड़ना तो लाजमी था। वो आम बच्चों की तरह लोरियां सुनकर नहीं पले। उन्होंने बचपन से ही अपने चाचा की क्रांतिकारी गतिविधियों की कहानियां सुनी। उनके घर की दीवारों पर कोई आम तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि देश के लिए जान देने वाले उन शहीदों के चित्र लगे थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और सही मायने में यही वो माहौल था जिसने उस बच्चे के अंदर आज़ादी का वो अमर बीज बो दिया था। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसने सब कुछ बदल दिया। जलियांवाला बाग। 12 वर्ष की उम्र में आया वो टर्निंग पॉइंट। 12 साल, जरा इस उम्र पर ध्यान दीजिएगा। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का खौफनाक और बर्बर कत्लेआम हुआ, तब भगत सिंह की उम्र केवल 12 वर्ष थी। एक ऐसा जघन्य नरसंहार जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और इस घटना ने उस 12 साल के बालक के मन पर एक बहुत बहुत गहरा आघात किया। जैसे ही उन्हें इस नरसंहार की खबर मिली, उनके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो स्कूल जाने के बहाने लाहौर से सीधे अमृतसर पहुंच गए। उस मासूम बच्चे को उस भयानक दृश्य का डर भी नहीं रोक सका। वो बस किसी भी तरह उस जगह पहुंचना चाहते थे जहां उनके बेगुनाह देशवासियों का खून इतनी बेरहमी से बहाया गया था। और वहां पहुंचकर उन्होंने जो किया ना, वो इतिहास का एक बेहद शक्तिशाली और मार्मिक दृश्य है। उन्होंने जलियांवाला बाग की उस खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में कसकर भर लिया और उसे कांच की छोटी सी बोतल में बंद कर लिया। असल में वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उनके लिए कसम थी, उस जुल्म और अत्याचार का एक एक पाई का हिसाब लेने की कसम। वो कांच की बोतल उनके जीवन में किसी पवित्र मूर्ति जैसी बन गई। उस मिट्टी ने उन्हें ताउम्र आज़ादी के लिए लड़ने की एक निरंतर प्रेरणा दी। जलियांवाला बाग की उस एक घटना ने एक मासूम बच्चे के संकल्प को पूरी तरह से फौलाद में तब्दील कर दिया था। इसके बाद आता है उनके विचारों में एक बड़ा बदलाव, सशस्त्र क्रांति की ओर, प्रार्थना से प्रहार तक। तो देखिए, 1919 में उन्होंने बदला लेने की कसम तो खा ली थी, लेकिन 1922 से पहले के शुरुआती दौर में उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग का ही पालन किया। वो बाकायदा चरखा काटते थे और विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन अचानक से वापस ले लिया। आंदोलन के इस तरह वापस लिए जाने से उन्हें बहुत गहरी निराशा हुई और सच कहें तो यहीं से उनका रास्ता पूरी तरह बदल गया। अब
इस तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, प्रार्थना बनाम प्रहार। चौरी चौरा की घटना के बाद उन्हें ये एकदम साफ समझ आ गया था कि केवल प्रार्थनाओं और अहिंसा से इस क्रूर ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं उखाड़ा जा सकता। उन्हें एहसास हो गया था कि वास्तविक आज़ादी के लिए एक जोरदार प्रहार यानी एक सशस्त्र क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी के साथ हम आते हैं इस सफर के अंतिम चरण पर, विचारों की अंतिम फसल, एक साम्राज्य का पतन। याद है, शुरुआत में हमने उस 3 साल के बच्चे की बात की थी। बचपन में खेत में बोए गए उन बीजों ने बड़े होकर एक विशाल वैचारिक क्रांति का रूप ले लिया। 1929 के असेंबली बम कांड से लेकर अपनी शहादत तक उन्होंने अपने विचारों और अपने खून से एक ऐसी फसल उगाई जिसने ब्रितानी हुकूमत की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी। और आखिरकार यही वो जमीन थी जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या क्रांति वास्तव में सिर्फ हथियारों से आती है या फिर दृढ़ संकल्प और सही विचारों से? भगत सिंह का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि विचार हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि विचारों की गूंज सदियों तक रहती है। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।